नमस्कार। आज हम बात करते हैं योजना के दिसंबर एडिशन की, जिसमें हम डिजिटल भारत की बात करेंगे। जब हम डिजिटल भारत की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल साक्षरता की। तो गांव-गांव में हमने जाके जब पहले साक्षरता की बात कही थी, अब हम डिजिटल साक्षरता की बात करते हैं। ई हॉस्पिटल, सॉइल हेल्थ कार्ड, ई नाम, ये सारी ही योजनाएं हम हर योजना में पढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी समझ के लिए कि ये डिजिटली एम्पावरमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। लाइब्रेरी का सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें शोध गंगोत्री के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अगले जो अध्याय है वो इनोवेशन पे है, तो उस पर हम अगले महीने चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी वेरिफिकेशंस हैं, जो अब तक पैसा व्यक्ति को सीधा मिलता था, वो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि आधार के द्वारा पॉसिबल हो सका है, उसके द्वारा सीधे बैंक के खाते में जा सकता है। तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, करप्शन के चांसेस कम हो गए। डिजिटल पेमेंट के द्वारा हमने बहुत चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया है। जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस किसी समय पर आज से 5 साल पहले सिर्फ 300 करोड़ के आसपास होते थे, आज वही डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगभग 2000 करोड़ के आसपास हैं। तो हम आईटी इंडस्ट्री को एक नए आयाम पे लाना चाहते हैं। हम शुरुआती तौर पे बोलते थे कि आईटी इंडस्ट्री एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। धीरे धीरे आईटी इंडस्ट्रीज़ ने अपना इन्वेस्टमेंट एक एक जगह पे शुरू किया, जैसे मान लीजिए बेंगलोर में किया या सिलिकॉन वैली में किया, और धीरे धीरे वहीं पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होने लगा और नए नए लोग उस फील्ड में आके जुड़ने लगे। तो डिजिटल आइडेंटिटी बनाए रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आधार के द्वारा ये बहुत आसानी से संभव हो पाया है। तो हमने जब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की बात की, तो उसके तहत अभी तक लगभग 1 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा चुकी है। भारत नेट एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा हम गाँव में ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा इंटरनेट सुलभता से लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक पहुँच पाएगा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क के तहत हमने एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कोलैबोरेट करने की बात की। बहुत सारे ग्रिड्स बनाए गए, लिंक की हमने बात की है। इसी तरीके से सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसको मेघराज कहा गया है। तो क्लाउड से ही नाम बना है, क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो मेघराज जो है वो बहुत सारी ई सर्विसेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम में आया गया है। इसी तरीके से हमने डिजिटल सिग्नेचर की बात की, ई साइन की। इसका प्रमुख बेनिफिट क्या है? किसी प्रकार का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए। ऑनलाइन सिक्योर प्लेटफॉर्म पे आपका सिग्नेचर वेरीफाई हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी किया जा सकता है और इसी के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट्स ई सिग्नेचर के द्वारा काम में ले सकते हैं। जो जाम है जनधन मोबिलिटी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जनधन, आधार और मोबाइल की हमने बात की है। इन तीनों के साथ आप बोलते हैं कि व्यक्ति जो है डिजिटली सक्षम हो सकता है, सशक्त हो सकता है। तो डिजिटल एम्पावरमेंट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। भीम जो कि यूपीआई ऐप है, वो हाल ही में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जिसके द्वारा आप 10,000 से कम के पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको जीवन प्रमाण पत्र भी कहा गया है, लगभग 1.75 करोड़ लोगों को अभी तक ये इशू किया जा चुका है। उमंग स्कीम एक मोबाइल ऐप है जिसमें 300 से भी ज़्यादा सरकारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। तो स्कॉलरशिप पोर्टल, लाइफ प्रमाण पत्र, इसी तरीके से हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए आप ई हॉस्पिटल या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम में ले सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चालू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की स्थापना की गई है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जिसको जेम कहा गया है, उसकी स्थापना की गई है। डिजी लॉकर में आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रख सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की हमने बात की है, जिसमें हमने बोला है कि आपको फिजिकल वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपना पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वो पॉसिबल है। ई कोर्ट्स की हमने बात की, जिसमें हमने बोला कि कोर्ट्स का स्टेटस, जो केस पेंडिंग है, उनको जल्दी से जल्दी उनको समेटा जा सके, उसके लिए ई कोर्ट्स का गठन किया गया। तो डिजिटल साक्षरता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कस्बों में बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट्स खोली गई हैं। इसी तरीके से आपके डिजिटल इंडिया का मेक इन इंडिया में बहुत बड़ा योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत हद तक बढ़ गई है। लगभग 120 नए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में खोले गए हैं, जो कि 2 यूनिट्स थे 2014 में, वो अब बढ़ के 127 हो गए। लगभग 7,000 से ज़्यादा नए भारत में स्टार्टअप्स आए हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली हैं। जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल देखा गया है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0 जिसे हम कहते हैं, ऑटोमेशन की तरफ जो जाता है।
भारत में इन सब, जब डिजिटाइजेशन की हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की गई है जहां पर बॉटनेट क्लियरिंग और मालवेयर एनालिसिस किया जाता है। इसकी मदद से बहुत सारे जगहों से इंफॉर्मेशन ली जाती है और भारत भर के आईपी ट्रैक किए जाते हैं। जिन सिस्टम्स में वायरस हैं उनको प्रिवेंटिव मेल्स भेजा जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। स्वान प्रोजेक्ट जो कि नेशनल गवर्नेंस का प्लान है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे पोटेंशियल, हम डिजिटल इकोनॉमी में ग्रोथ की बात करते हैं। पिछले 5 वर्षों में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया है। मेडिकल के क्षेत्र में आपकी बहुत सारी कंपनीज थी जैसे प्रैक्टो, लिबरेट, जो कि प्लेटफॉर्म्स लाए हैं मेडिकल इंटरैक्शंस के लिए। बहुत सारे कंपनीज हैं जैसे मेडिका टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसने नेक्स्ट जनरेशन एंटी काउंटरफिटिंग टेक्नोलॉजी बनाई है प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के लिए। आपकी R2 है जिसने माइक्रो एंटरप्राइज लेंडिंग की प्लेटफॉर्म बनाया है। इसी तरीके से बहुत सारे आपके दूसरे पोर्टल्स आए हैं। कृषि हब एक पोर्टल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली एक मोबाइल ऐप है। बहुत सारे डिजिटल रिवोल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें ट्राई का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें हमने बोला है कि प्राइवेट सिक्योरिटी और ओनरशिप जो है वो डेटा की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओनरशिप, सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे हमने मुख्यतः फोकस किया है, जो कि ग्लोबल डेटा, डिजिटल डेटा हम बोलते थे कि आज से 7 साल पहले 2013 के आसपास जो कि 4.4 ज़ेटाबाइट था, वो 2020 तक 44 ज़ेटाबाइट हो जाएगा। तो लगभग 10 गुने की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। तो जब आपके पास इतना सारा डिजिटल डेटा है तो आपके साथ बहुत सारे जुड़े हुए चैलेंजेस हैं। बिजनेस चैलेंजेस हैं, रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चैलेंजेस हैं कि उस सारे डेटा को आप किस तरीके से संभाल सकते हैं। विश्व में अलग अलग जगह इन सिस्टम्स को यूनिफाई करने के लिए अलग अलग मेथड्स लाए गए। अमेरिका में आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर लाया गया। रोजवेल्ट के टाइम पर इसको ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया और बाद में इसको महत्वपूर्ण संवैधानिक रूप से ज़रूरी कर दिया गया। इसी तरीके से आपका यूके में नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। भारत में आधार उसका एक सब्स्टिट्यूट है। जस्टिस पुट्टुस्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था उसमें काफ़ी टाइम तक आधार की वैधता पे प्रश्न उठे थे और आज हम कहते हैं कि आधार विश्व का एक ऐसा पोर्टल है जिसमें विश्व की लगभग 1/6 जो पॉपुलेशन है उसका बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंटिंग डेटा है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का जो चैलेंज है वो इसमें हम देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर बात की। इसी तरीके से जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं उसमें 3 प्रॉन्ग्ड अप्रोच की हम बात करते हैं। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, हम किस चीज़ के लिए केपेबल हैं और हम क्या क्या रिस्क को मीट कर सकते हैं, ये तीनों ही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 में जो रिस्क रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा माना गया है कि विश्व की जो 3 सबसे बड़ी रिस्क हैं उसमें जो पर्यावरण से जुड़े हुए डिज़ास्टर्स हैं, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा रिस्क का फैक्टर है। तो इसको चेक करने के लिए हमें बहुत सारी प्रोटेक्टिंग मशीन्स बनानी पड़ेंगी। सिक्योरिटी डिसिप्लिन्स के बारे में स्टडी और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना होगा। डिटेक्शन और रिस्पांस के बारे में चीज़ों में नई कंसर्न पैदा करनी होगी। तो चीज़ों को अच्छे से कोलैबोरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, पॉलिसी रेगुलेशन करना और चीज़ों को ज़्यादा साइबर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो हम आगे चल के फेस कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में लोगों को डिजिटली सक्षम बनाना है और सशक्त बनाना है। UN ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स पे इंडिया का स्कोर 0.98 था 2018 में और कंसिस्टेंट हमने उसमें बढ़ोतरी देखी है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। डिजी लॉकर की सहायता से आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे रख सकते हैं। अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा आप हॉस्पिटल में सीधे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र के द्वारा आप लाइफ सर्टिफिकेट्स डिजिटली रिन्यू करवा सकते हैं। जॉब क्रिएशन बहुत आसान हो गया है। गवर्नमेंट बोलती है कि जो डिजिटल इंडिया है वो पूर्ण स्वराज का एक बेसिस है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि हमने कहा, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट पाया गया है। वियतनाम को भारत ने ओवरटेक किया है पिछले कुछ सालों में मोबाइल हैंडसेट के प्रोडक्शन में और आगे भी हम चल के टेक्नोलॉजी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेशन में टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मशीन ट्रांसलेशन की हमने बात की है।
तो लगभग 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं। उन सब में मशीन ट्रांसलेशन जो ऑटोमेटिक रूप से होता है उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा गया है, आगे और इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। टेक्स्ट टू टेक्स्ट और स्पीच टू टेक्स्ट की हम बात करते हैं। इसी तरीके से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन किया जा सकता है या ऑप्टिकल हैंड राइटिंग रिकग्निशन किया जा सकता है। जर्मनी में जहाँ पर जर्मन कंटेंट जर्मन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उसको किस तरीके से इंग्लिश में लाया जाए इस पर चर्चा की गई है। तो बहुत सारा ई कंटेंट जनरेट करना, ओरिजिनल वर्क को ट्रांसलेट करना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जो हम देख रहे हैं और मशीन ट्रांसलेशन के द्वारा, ऑडियो डिजिटल लाइब्रेरीज़ के द्वारा ये बहुत ही आसानी से संभव है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि भारत का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। पिछले साल जहां हमारी रैंकिंग 100 थी, वहां जो हमारी रैंकिंग 77 है। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइब्रेरी के क्षेत्र में हम बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की, जो कि बहुत ही रेयर बुक्स का कलेक्शन है, बहुत आसानी से अवेलेबल है। इन्फ्लिपनेट जो कि इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क का एक मिला जुला स्वरूप है, उसमें हमने इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरीज़ को यूनिफाई करने की बात की गई है। इन्फ्लिपनेट का जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में बेस्ड है। शोध गंगा में सारी ही पीएचडी थीसिस का आपको समावेश मिलेगा जो कि डिजिटली अवेलेबल है। और शोध गंगोत्री, अब गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री जो हो गया वो शोध गंगोत्री आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पर इन सब चीज़ों की आपके पास सिनॉप्सिस रहेगी। तो सारे ही रिसर्च जो सबमिट हुई हैं उनकी सिनॉप्सिस वहाँ पर अवेलेबल होगी। इसी तरीके से एनलिस्ट जो है वो नेशनल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट है, जो कि यूजीसी इन्फोनेट और इन्फ्लिपनेट और इनडेस्ट का मिला जुला एक प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारे ई रिसोर्सेज पे आप क्रॉस सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉलेजेस में प्रोवाइड कर सकते हैं। जो ई शोध सिंधु है उसमें आप 3 अलग अलग जगहों से मिला जुला प्रोजेक्ट है, जो कि यूजीसी इन्फोनेट हुआ, आपका एनलिस्ट हुआ और एआईसीटीई हुआ। इसमें लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, बहुत सारे बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस पाए गए हैं और सेंट्रली फंडेड ये स्कीम है। इसी तरीके से जो लघु और गृह उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनमें क्रेडिट की सुविधाएं आसान करने की बात की गई है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हमने बात की, जिसमें हमने बॉर्डर के अक्रॉस ट्रेड करने की बात कही। बहुत सारी जगह पे हमने आईटी को इस तरीके से काम में लिया है कि जो यूथ है, जो फिज़िकली चैलेंज्ड है, जो फिज़िकली डिसेबल्ड है, उनके लिए हम कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकें। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंटिंग जिसको हम कहते हैं, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं ये हम ऑलरेडी शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। आगे हम और भी लेक्चर्स लेके आएंगे योजना के, कुरुक्षेत्र के, तो आप चैनल पर जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।